गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने उत्तर भारत की नदियों के बारे में जाना था। आज हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानते हैं। उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं उत्तर भारत की नदियों का। हमने देखा कि तिब्बत में मानसरोवर नामक स्थान के चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर से 3 नदियों का उद्गम हुआ। सबसे पहले उद्गम हुआ सिंधु नदी का, जो उत्तर भारत से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। दूसरी नदी जिसका नाम है सांगपो नदी। यह नदी तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी प्रकार से यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सतलुज नदी। यह नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है और यह जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसका नाम हम क्रम से याद कर लेते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी आती है, इसके बाद झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। ये जो ब्यास नदी है यह सतलुज की सहायक नदी है। आप देख रहे हैं ये जो ब्यास नदी है ये इसी सतलुज नदी में आकर के मिल जा रही है। इसीलिए यह जो ब्यास नदी है यह सतलुज की क्या हो गई, सहायक नदी हो गई। इस पर एक प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नंगल बांध, वह सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा और लंबा में अंतर है। ऊंचा बांध है ये भाखड़ा नांगल बांध। ये किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब दूसरी नदी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सांगपो नदी। यह नदी जाती है तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग। और ये इसको भारतवर्ष में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी यहाँ अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना। अब हम लोग भारत की कुछ नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे मुख्य नदी है उत्तर भारत की गंगा नदी। यह गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। सबसे पहले उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी का उद्गम होता है। ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं। मिलने के बाद एक नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम रखा जाता है गंगा नदी। यह गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख नामक स्थल से निकलती है तथा यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार अन्य राज्यों से होते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है? ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, जहां बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये नदी गंगा नदी यहाँ से पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जा रही है तथा ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जा रही है। ये दोनों नदियां आकर के मिल जाती हैं। मिलने के बाद एक नदी बनती है जिसका नाम रखा जाता है मेघना, और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। यहीं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यहीं पर रूट ब्रिज भी पाया जाता है। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हमारी गंगा नदी की एक सबसे लंबी सहायक नदी भी है। सहायक नदी, अगर आपसे पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है तथा यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नामक स्थान पर यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है और यहीं से गंगा नदी एक बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। कितनी लंबाई इसकी है? 2525 किलोमीटर, 25 km। इसको आप याद कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछता है कोई कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, उसका नाम क्या है? यमुना नदी। इसकी अन्य कुछ सहायक नदियां भी है जैसे बेतवा, गंडक, सरयू, चंबल आदि इसकी सहायक नदियां भी हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदी में एक स्थान है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। और यह नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा यह कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। यह प्रश्न इतना ही आपसे प्रश्न पूछेगा पेपर में
कि ऐसी नदी का नाम बताइए जो कच्छ के रन में गिर जाती है। तो आपका उत्तर होगा लूनी नदी। किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? यह अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। चलिए अगला टॉपिक है, यहाँ पर जो मुख्य टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों में, एक हमारे मध्य भारत में एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से 3 नदियों का उद्गम होता है। नंबर 1 सोन नदी, नंबर 2 नर्मदा नदी और नंबर 3 महानदी। इस तीनों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। कौन कौन नदी है? सोन, नर्मदा और महानदी। जो अमरकंटक से जो सोन नदी है, यह आप देख रहे हैं कि यह दक्षिण में है और यहाँ से यह उत्तर में जाकर के गंगा नदी में मिल जा रही है। किस नदी में मिल जा रही है? गंगा नदी। तो आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण की ऐसी नदी का नाम बताइए जो उत्तर में जाकर के कहां पर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो उस नदी का नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। यही एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में जा रही है और जाकर के गंगा में मिल जा रही है। ठीक है ना। दूसरी नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और यह अरब सागर में जाकर गिरती है, पश्चिम में जाती है। अन्य देखिए, अन्य नदियां पूरब में जा रही हैं। सभी नदियां आई हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरी हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकल रही है और कहां पर गिर रही है? अरब सागर में जाकर के गिर रही है। इसका मतलब यह पश्चिम दिशा में जाती है, गिरती है अरब सागर में जाकर के। और तीसरी नदी है जिसका नाम है महानदी। यह महानदी अमरकंटक से निकलती है और उड़ीसा राज्य से होते हुए कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब महानदी से प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है? भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध, क्या नाम है? हीराकुंड बांध। यह किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यह महानदी पर स्थित है। महानदी किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य से होकर के गुजरती है। ठीक है ना। ये क्लियर आप प्रश्न का मैंने आप लोगों का जो प्रश्न है क्लियर कर दिया। तो यह 3 नदियां हैं जिसका उद्गम अमरकंटक में है। अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। 3 नदियां निकली। एक देखिए सोन नदी निकली, उल्टी दिशा में गई, गंगा में जाकर के मिल रही है। दूसरी नदी है जो ये भी उल्टी दिशा में जा रही है, जो पश्चिम में जा रही है और अरब सागर में गिर रही है। और जो ये महानदी है ये जा रही है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और यहीं पर इसी नदी पर सबसे लंबा बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, वह महानदी पर ही स्थित है। चलिए अगला टॉपिक है। इसके यहाँ पर एक सतपुड़ा की पहाड़ी है। यहाँ पर अरावली की पहाड़ी थी, अब यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा की जो पहाड़ी है इसके पास एक नदी गुजर रही है जिसका नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। और ये ताप्ती नदी जो है यह भी अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो भारत की ऐसी 2 नदियां हैं, मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी 2 नदियां हैं जो पश्चिम में जाकर के अरब सागर में गिर रही हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसी 2 नदियों के नाम बताइए जो पश्चिम में अरब सागर में जाकर गिरती हैं या जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये दो नदियों का नाम है, एक नर्मदा नदी और दूसरा ताप्ती नदी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो शंका है आपकी, मैंने मिस्टेक जो है आपका ये मैंने दूर कर दिया। अब इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। समझिएगा, 1 बार 2 बार वीडियो रिवाइज कीजिएगा, आपको यह प्रश्न जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है। यहाँ पर ये जो नर्मदा नदी है यह जब छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है तो बीच में मध्य प्रदेश में जाती है। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है जबलपुर। तो जबलपुर में ये ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है। तो आपने सुना वो झरना जो होता है, झरना ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है तो उसको झरना कहते हैं साधारण भाषा में, पर भूगोल में उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपात भी कहते हैं। तो जब यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रवेश करती है तो यह ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है, जहां पर यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। आपसे पूछ सकता है प्रश्न में कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। और यह रिफ्ट घाटी भी बनाती है। रिफ्ट घाटी का मतलब 2 सकरा स्थान जहां से यह निकलती है। तो यहाँ पहाड़ियों के बीच में, तो आप देख सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य से गुजर रही है, इसीलिए इसको रिफ्ट घाटी भी का निर्माण भी यह नदी करती है, नर्मदा नदी। चलिए अब हम लोग नीचे की बात करेंगे।
एक मुख्य नदी है जिसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी से कई प्रश्न बनते हैं। यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से इसका उद्गम होता है। नासिक में भारत का कुंभ मेला भी लगता है। भारत में 4 स्थान पर कुंभ मेला लगता है, तो वहीं पर एक नदी जो जिसका नाम है गोदावरी नदी के तट पर भी कुंभ मेला लगता है, और ये कहाँ पर है? नासिक में है। यह नदी यहाँ से निकल करके बंगाल की खाड़ी में क्या जाती है? गिर जाती है। इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका उपनाम है। इस नदी जो गोदावरी नदी है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दूसरा नाम, इसको वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। समझ आ रहा है ना? इसको वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तीसरा नाम, इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये आपका ये जो प्रश्न है, ये इसका मैंने गोदावरी नदी का जो टॉपिक था मैंने क्लियर कर दिया। गोदावरी नदी जो है यह नासिक से निकलती है, यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। इसको वृद्ध गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और इसको जो यह नदी कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद है नदी आती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक इम्पॉर्टेंट है कावेरी नदी। कावेरी नदी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य से होकर गुजरती है। ये नदी जो है कहाँ से गुजरती है? कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर एक झड़ा रहती है, एक दोनों राज्यों में, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसके लिए जल विवाद रहता है हमेशा। तो यहाँ पर इसलिए यह घाटी जो है मुख्य बनी रहती है दक्षिण भारत की दृष्टि से, कि यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि ऐसी नदी का नाम बताइए जो तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर गुजरती है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसका नाम है कावेरी नदी। या ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि उस नदी का नाम बताइए जहाँ जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जल विवाद का कारण बनी होती है, तो उसका भी नाम है कावेरी नदी। कुछ अन्य नदियां भी हैं, पर ये मुख्य नदियां हैं जिसका मैंने आपको समझाया। यही प्रश्न में अक्सर यही नदियां आपको पेपर में अक्सर मिलेंगी। इस जो मानचित्रण में भी यही प्रश्न में आपको मिलेंगी। तो जिसका मैंने आपका जो टॉपिक है मैंने आपकी क्लियर कर दिया, तो आप इसको आसान अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुख्यतः यहाँ देखिएगा नर्मदा और ताप्ती के बारे में समझिएगा। ये दोनों देखिए पश्चिम में गिर रही हैं। गोदावरी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जैसे हम लोगों के उत्तर के भारत में गंगा नदी का महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में इस गोदावरी नदी का महत्व है। वहां जैसे हम लोग गंगा नदी को पूजते हैं, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को पूजा जाता है। इसीलिए यह मुख्य है। और ये नासिक में है जहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। ठीक है ना? और यहाँ पर आपका जो मैंने सतलुज का प्रश्न था उसको मैंने क्लियर किया था कि उत्तर भारत में एक नदी है जिसका नाम सतलुज है, जिसकी सहायक नदी ब्यास है। और यहीं पर एक सबसे ऊंचा बांध बनता है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है ना? तो मैंने इसको याद किया। और जो ये यहाँ पर जो प्रश्न है महानदी के लिए, तो यहाँ पर सबसे लंबा बांध बनता है जिसका नाम है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है ना? तो ये भी प्रश्न आपका मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर सतलुज नदी से एक प्रश्न बनता है कि इंदिरा कैनल या इंदिरा नहर किस नदी से बनाई गई है? तो वह सतलुज नदी से बनाई गई है। यह नहर विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है, मानव निर्मित नहर है, जो राजस्थान को पानी प्रदान करती है, जो राजस्थान को पानी की पूर्ति करती है। ठीक है ना? तो किस नदी पर है? यह है सतलुज नदी पर है। और यह सतलुज नदी का पर जो कि उस नहर का क्या नाम है? इंदिरा नहर, इंदिरा कैनल। तो आपकी मैंने जो उत्तर हिमालयन नदी है इसको मैंने क्लियर कर दिया। जो प्रायद्वीपीय नदी है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है ना? तो ये जो टॉपिक है आपका आज नदियों का भारतीय नदियों का क्लियर हो गया है। अब कल हम लोग भूगोल में अन्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।